हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम का ओरिजिन कैसे हुआ, उनके कुछ इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट के बारे में, कोल और पेट्रोलियम के सिग्निफिकेंस क्या हैं और इनको यूज़ करने के हार्म्स क्या हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने बाकी पहले के 4 चैप्टर्स नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहाँ पे लास्ट 4 चैप्टर्स जाके देख लीजिए। हमारे आसपास जितने भी मटेरियल्स हैं हमने जाना कि वो 2 सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं। एक नेचुरल सोर्स होता है, एक आर्टिफिशियल सोर्स। इधर वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, भगवान की तरफ से हमें मिलते हैं, या फिर हम इंसान उन्हें खुद बनाते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे नेचुरल सोर्सेज जो हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उनको 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। एक है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, एक है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, अभी हम देखेंगे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नेचर में लिमिटेड अमाउंट में मौजूद हैं। अगर हम इनको लगातार यूज़ करते जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। बात सुनिएगा, नेचुरल रिसोर्स जो नेचर में लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है और उनके लगातार यूज़ करते जाने से वो ख़त्म हो सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को कहा जाता है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जॉस्टेबल मतलब होता है ख़त्म होने वाला। तो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जो बार बार यूज़ करने पर ख़त्म हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? कोयला जो होता है वो एग्जॉस्टेबल है, पेट्रोलियम एग्जॉस्टेबल है, नेचुरल गैस एग्जॉस्टेबल है, फॉरेस्ट जो होता है, पेड़ काटते जाएंगे, एक साथ सारे पेड़ काट दिए तो उनको दोबारा उगने में क्या होगा? वक्त लगेगा, इसलिए इनको एग्जॉस्टेबल कैटेगरी में रखा गया। वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, ये सारे एग्जॉस्टेबल हैं। ये एग्जाम्पल जो हैं ज़रूर माइंड में रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ लेता है। नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस एग्जॉस्टेबल है। वाइल्ड लाइफ क्या है? एग्जॉस्टेबल है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्लियर रखना। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कैटेगरी हमारी थी इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की। ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद हैं। इनको कितना भी यूज़ करते जाओ ये ख़त्म नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो वो रिसोर्सेज जो ख़त्म नहीं होते हैं उनकी क्वांटिटी नेचर में अनलिमिटेड होती है, कहलाते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है आपका एयर को आप कितना भी यूज़ करो ख़त्म नहीं होगा, सांस लेते जाओ। ऐसा सुना है कभी? हवा ख़त्म हो सकती है? नहीं ना। एयर, सनलाइट, ये सारे इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स हैं जो यूज़ करने पर ख़त्म नहीं होते। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? हमने क्या पढ़ा? नेचुरल रिसोर्सेज को ब्रॉडली 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया, एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल वो हैं जिनके यूज़ से वो ख़त्म हो सकते हैं, इनएग्जॉस्टेबल वो हैं जो अनलिमिटेड क्वान्टिटी में मौजूद हैं और वो जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज को। हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं चैप्टर में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की। इन तीनों के बारे में ही हमें चैप्टर में पढ़ना है। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस तीनों जो हैं डेड रिमेन्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स से ऑब्टेन होते हैं, इसलिए इनको फॉसिल फ्यूल्स भी कहा जाता है। किससे ये बने हुए हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस? ये बने हुए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉसिल्स से, उनकी हड्डियों के गलने की वजह से, उनकी बॉडी के गलने की वजह से ही ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फॉर्म हुए हैं। इनको कहा जाता है फॉसिल फ्यूल्स। अभी आप आगे देखोगे कि किस तरीके से पेट्रोलियम लिविंग थिंग से बना है, कैसे कोल लिविंग थिंग से बना है। अभी माइंड में आपको बस इतना रखना है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हैं। क्यों फॉसिल फ्यूल्स हैं? क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स से बने हुए हैं। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है कोल के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कोल का कलर क्या होता है? ब्लैक होता है, सबको पता है अगर आपने देखा हो तो। कोल किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। ये हार्ड होता है, पत्थर की तरीके से ये हार्ड होता है। कोल का इस्तेमाल पहले किया जाता था घरों में खाना बनाने के लिए, अब नहीं यूज़ होता। अब हर कोई एलपीजी यूज़ करता है, सिलेंडर यूज़ करता है। पहले ज़माने में कोल का इस्तेमाल किया जाता था खाना बनाने के लिए। पहले की जो ट्रेनें हुआ करती थी, स्टीम इंजन, भाप से चलने वाली जो ट्रेनें हुआ करती थी, वहाँ पे कोल का इस्तेमाल होता था। आज स्टीम इंजन्स नहीं चलती हैं, तो आज इसका यूज़ ख़त्म हो चुका है। प्रेजेंट टाइम पे जो कोल का यूज़ है वो यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए।
थर्मल पावर प्लांट्स में कोल का इस्तेमाल किया जाता है आज इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, माइंड में रखिएगा। और कोल का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में करते हैं फ्यूल के टाइप से। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहां आज भी कोल का इस्तेमाल एज अ फ्यूल होता है। क्लियर है? अब देखो कोल बना कैसे, कोल का ओरिजिन कैसे हुआ। बहुत सालों पहले की बात है, 300 मिलियन ईयर एगो की बात है लगभग। क्या होता है, जितने भी पृथ्वी पे पेड़ होते हैं, जितने भी जंगल थे, पेड़ थे पृथ्वी पे, अचानक से वो गिर जाते हैं सारे पेड़। पता नहीं क्यों गिरे, हो सकता है बाढ़ आ गई हो या फिर बहुत बड़ा कोई तूफान आ गया रहा हो। सारे पेड़ जो गिरते थे, पेड़ गिरे, उनके ऊपर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, मिट्टी जमने लगी। वो जो पेड़ गिरे हुए थे ज़मीनों पे, थोड़े टाइम बाद क्या होगी, मिट्टी जमने लगी। थोड़ा टाइम का मतलब थोड़ा टाइम नहीं है, वो सालों की बातें हैं, ठीक है। सालों के बाद उस पर मिट्टी जमने लगी और मिट्टी जमने के बाद क्या हुआ कि पेड़ मिट्टी के नीचे दब गए। गिरे हुए जो पेड़ थे मिट्टी के नीचे दबे। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो पेड़ जो थे, प्लांट्स जो थे, वो कन्वर्ट हो गए कोल में। समझे बात? गिरे हुए पेड़ थे, उन पे मिट्टी जमी और सालों बाद, लाखों सालों बाद वो मिट्टी, वो पेड़ जो थे, प्लांट्स जो थे, कन्वर्ट हो गए कोल में। और वही कोल, कोयला आज हम इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल। क्लियर है? कहाँ से बने कोयल? कोयले जो हैं कहाँ से बने? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स से। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कार्बनाइजेशन। कोल में क्या पाया जाता है? कोल में मेनली पाया जाता है कार्बन। कार्बन एलिमेंट पाया जाता है कोल में, कोयले में। इसको ध्यान रखना। ये जो डेड वेजिटेशन थे, मरे हुए पेड़ पौधे थे, कन्वर्ट हुए कोल में, इस प्रोसेस को कहा जाता है कार्बनाइजेशन। बात ध्यान रखना, व्हाट इज कार्बनाइजेशन? स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। जो अभी हमने पढ़ा कि डेड वेजिटेशन हमारा जो था धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गया, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। एक और चीज़ याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कोल को जब आप जलाते हो, हवा की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, जब कोल को बर्न किया जाता है तो वो कौन सी गैस रिलीज होती है वहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज। ठीक है, फिर से सुनो, जब कोल को एयर के प्रेजेंस में बर्न करोगे तो वहाँ से कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। इसको माइंड में रखना, एमसीक्यू पूछता है। आगे बढ़ो। आगे हमें पढ़ना है कुछ कंस्टिट्यूएंट जो कोल से बनाए जाते हैं। 3 पढ़ेंगे हम, एक है कोक, एक है कोल तार और एक है कोल गैस। ये तीनों जो आइटम्स हैं ये कोल से ऑब्टेन किए जाते हैं, कोयले से ऑब्टेन किए जाते हैं। पहला हमारा है कोक। कोक देखो टफ होता है, थोड़ा हार्ड होता है, पोरस होता है, इसमें हल्के हल्के छेद होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल है यहाँ से, और ब्लैक सब्सटेंस होता है कोक। ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। क्वेश्चन बनता है, विच फॉर्म ऑफ कोल इज़ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन? कोक जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। कोक का इस्तेमाल कहाँ होता है? देखना बेटा, कोल का इस्तेमाल किया जाता है, कोक का इस्तेमाल किया जाता है स्टील बनाने के लिए। स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे कोक की ज़रूरत होती है, और बाकी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। क्लियर है? याद क्या रखना है आपको? प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है? कोक है। कोक का यूज़ कहाँ होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। आगे सेकंड जो आइटम है कोल से ऑब्टेन किया हुआ वो है कोल तार। कोल तार का कैरेक्टरिस्टिक देख लो, ये काला होता है, लिक्विड है, ये थोड़ा मोटा लिक्विड है, थिक लिक्विड है, और इसका जो स्मेल होती है, इसकी स्मेल वो अनप्लीजेंट होती है, मतलब थोड़ी बदबूदार होती है, या हमारे माइंड को रिलैक्सेशन देने वाली स्मेल नहीं होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। ये कोल तार लगभग 200 सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है। एक मिक्सचर है, एक गंदा सा मिक्सचर है कोल तार, जिसमें लगभग 200 सब्सटेंस पाए जाते हैं। क्वेश्चन बनता है, कोल तार इज़ मेड अप ऑफ कितने सब्सटेंस से बनता है? 200 सब्सटेंस। क्लियर है यहाँ तक? कोल तार का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जगहों पे किया जाता है। कहाँ कहाँ कर रहे हो आप यूज़? इसका यूज़ सिंथेटिक डाइज बनाने में, कलर बनता है जो सिंथेटिक, उसमें यूज़ होता है। ड्रग बनाने में यूज़ होता है, एक्सप्लोसिव बनाने में,
परफ्यूम, पेंट जो हमारा होता है, ये सारी जगहों पे कोल तार का यूज़ किया जाता है। एक बार माइंड में रखे रहना है इसको कि कोल तार का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है कोल तार का वो ये है कि इसका इस्तेमाल नैप्थलीन बॉल्स बनाने के लिए करते हैं। नैप्थलीन बॉल क्या होती हैं? नैप्थलीन बॉल्स ऐसी बॉल्स होती हैं जिसका इस्तेमाल कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए किया जाता है। ये बॉल्स हम रखते हैं अपने घरों में ताकि कीड़े मकोड़े वहाँ से दूर रहें। कपड़ों में रखते हैं इसको कि जो मोथ्स हैं वो कपड़े ना खा लें। तो नैप्थलीन बॉल बनाने के लिए भी कोल तार का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन बनता है नैप्थलीन बॉल्स बनाने के लिए क्या यूज़ हो रहा है? कोल तार यूज़ हो रहा होता है। क्लियर है? पहले ज़माने में जो रोड्स होते थे हमारे, वहाँ पर भी कोल तार का इस्तेमाल किया जाता था कवर के लिए। लेकिन आजकल कोल तार नहीं यूज़ हो रहा है रोड में, उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है कोल तार की जगह आज इस्तेमाल होता है बिटुमेन। बिटुमेन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। आजकल इसका इस्तेमाल मेटलिंग ऑफ रोड के लिए किया जाता है। माइंड में रखना, मेटलिंग ऑफ रोड के लिए कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है? बिटुमेन इस्तेमाल होता है। और पहले क्या इस्तेमाल होता था? कोल तार इस्तेमाल होता था। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ें। आगे हमारा नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंट है कोल गैस। कोल गैस क्या होती है? कोल गैस एक ऐसी गैस है जो हमें मिलती है जब हम कोल से कोक बना रहे होते हैं। जो भी हमने पहला कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ा था कोक, जब हम कोल को कोक बना रहे होते हैं तो उसी के दरमियान एक गैस निकलती है, वो होती है कोल गैस। सुनना बात, जब कोल से कोक बन रहा होता है बीच में गैस रिलीज़ होती है, नाम है उसका कोल गैस। क्वेश्चन बनता है कोल गैस किसके प्रोसेसिंग में ऑब्टेन होती है? कोल गैस कोल को कोक बनाने के जो प्रोसेस होता है वहाँ पे ऑब्टेन होती है। इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ बहुत एज अ फ्यूल किया जाता है। जो कोल इंडस्ट्रीज़ के बगल में कुछ अदर इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इस गैस का इस्तेमाल एज अ फ्यूल कर लेती हैं, वहाँ से सप्लाई लेती हैं, बगल में ही होती हैं तो, और इसका इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल। पहले की बात बता रहा है, कोल गैस का इस्तेमाल पहले लाइटनिंग के लिए भी किया जाता था, पहले, अब नहीं होता है। पहली बार जो यूज़ किया गया था कोल गैस का स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए, जो हमारे स्ट्रीट पे, मोहल्लों पे या चौराहों पे जो लाइट होती हैं उसे स्ट्रीट लाइट कहते हैं। तो उसका इस्तेमाल कोल गैस का पहले किया गया था स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए, पहली बार लंदन में 1810 में। ध्यान रखना, पहली बार कोल गैस का इस्तेमाल स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए कहाँ किया गया था और कब किया गया था? लंदन में किया गया था, 1810 में किया गया था। उसके 10 साल बाद न्यूयॉर्क में भी स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए कोल गैस का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब इसका यूज़ लाइटनिंग के लिए बिल्कुल कम हो गया है, ना के बराबर। किस तरीके से यूज़ होता है आज कोल गैस का? एज अ फ्यूल। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम हमें पढ़ना है। आपने डेली सुना होगा पेट्रोल, डीजल। पेट्रोल जो हम अपने ऑटोमोबाइल्स में डलवाते हैं, डीजल जो बड़ी व्हीकल्स में पड़ती हैं, ट्रक्स में, ट्रैक्टर्स में। ये जो पेट्रोल और डीजल है ये कहाँ से मिलते हैं? ये एक नेचुरल रिसोर्स से मिलता है जिसका नाम है पेट्रोलियम। पेट्रोल और डीजल हमें कहाँ से मिलते हैं? पेट्रोलियम से। ये पेट्रोलियम जो वर्ड है 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। पेट्रा वर्ड, पेट्रा वर्ड का मतलब होता है रॉक, ओलियम का मतलब होता है ऑयल। जिस पेट्रोलियम का पूरा मतलब होता है रॉक ऑयल। इसको रॉक ऑयल क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि ये ज़मीन के अंदर दबे हुए रॉक्स से निकाला जाता है। ये तेल पत्थरों में के बीच में घुसा होता है ये ऑयल, पेट्रोलियम, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है पेट्रोलियम, जिसका मतलब है रॉक ऑयल। याद क्या रखना है? पेट्रा वर्ड का मतलब क्या है? पेट्रा वर्ड का मतलब होता है रॉक, ओलियम वर्ड का मीन है ऑयल। क्लियर है? अब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ल्ड का पहला ऑयल वेल कहाँ ड्रिल किया गया था? वो था पेंसिल्वानिया, यूएसए में 1859 में। फर्स्ट ऑयल वेल कहाँ ड्रिल किया गया था? पेनिसिल्वानिया, यूएसए, 1859 में। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। इसके 8 साल बाद जो वहाँ पे हुआ ना अभी यूएसए में 1859 में, उसके 8 साल बाद इंडिया के असम में भी मारकुम है, ये मारकुम एक जगह है इंडिया के असम में भी ड्रिल किया गया ऑयल को।
इंडिया में कहाँ कहाँ ऑयल पाए जाते हैं? असम में। पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? असम, गुजरात, मुंबई हाई और गोदावरी कृष्णा के रिवर बेसिन पे भी पेट्रोलियम मिल जाता है इंडिया में। जगह ध्यान रखना कहाँ कहाँ पे इंडिया में पेट्रोलियम मौजूद है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं बता रखी है, ये सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके, ठीक है। तो एक बार माइंड में रखते चलना, क्योंकि एंट्रेंस में एनसीईआरटी से कहीं भी पूछ सकता है। अब देखो पेट्रोलियम क्या होता है। पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड है। इसका कलर बहुत गाढ़ा होता है, ऑयली होता है और ये एक लिक्विड है। इसका जो स्मेल है अनप्लीजेंट है, कोई अच्छी स्मेल नहीं होती है इसकी, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। इस पेट्रोलियम में कई सारे चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स। ये पेट्रोलियम जो चीज़ है ना, ये अकेला नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। जो हमारे घरों में केरोसिन ऑयल यूज़ होता है, मिट्टी का तेल, वो भी पेट्रोलियम से निकाला जाता है। डीजल जो है वो भी पेट्रोलियम से निकाला जाता है। पेट्रोल खुद पेट्रोलियम से निकाला जाता है। वैसलीन जो हम यूज़ करते हैं ठंडियों में अपनी स्किन के लिए, वो वैसलीन भी पेट्रोलियम से ही मिलती है हमें। तो ये पेट्रोलियम एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारे यूज़फुल थिंग्स निकल के आते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। पेट्रोलियम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसको एक टर्म दिया गया है ब्लैक गोल्ड का। ये ध्यान रखना, ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम को कहा जाता है ब्लैक गोल्ड, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रिसोर्स है। और आजकल तो रेट्स इतने बढ़ते जा रहे हैं पेट्रोलियम डीजल के, तो ये ब्लैक गोल्ड टर्म बहुत ही अच्छा लगता है उसके ऊपर। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? याद क्या रखना है? ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं। पहली बार ऑयल वेल को कहाँ ड्रिल किया गया था? पेंसिल्वानिया में, यूएसए में। आगे बढ़ें। अभी हमने क्या देखा? पेट्रोलियम एक सिंगल चीज़ नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। डीजल, पेट्रोल, पैराफिन वैक्स, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, केरोसिन ऑयल। तो ये चीज़ों को अलग अलग कैसे किया जाता है? इसका एक प्रोसेस होता है। जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं इनको अलग अलग कैसे किया जाता है, उसका एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं हम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है। इसके सारे कंस्टिट्यूएंट को अलग अलग किया जाता है इस प्रोसेस में। जितने भी, फिर से सुनना बात, पेट्रोलियम के जितने भी कंस्टिट्यूएंट हैं उसको अलग अलग किया जाता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग। क्लियर है यहाँ से बात? व्हाट इज़ रिफाइनिंग? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहाँ की जाती है? जगह होती है, एक फैक्ट्री होती है, इंडस्ट्री होती है जिसको कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी। ठीक है, रिफाइनरी में होती है रिफाइनिंग का प्रोसेस। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट आपको दिए हुए हैं पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट, सामने जो दिख रहे हैं इनको हम एक एक करके देखेंगे। पहला कंस्टिट्यूएंट है एलपीजी। एलपीजी भी कहाँ से निकल के आता है? पेट्रोलियम से निकल के आता है। यूज़ कहाँ किया जाता है? घरों में यूज़ किया जाता है फ्यूल के तरीके से। खाना हमारा कहाँ बनता है? एलपीजी से बनता है। फिर सेकंड कंस्टिट्यूएंट है पेट्रोल। पेट्रोल कहाँ से निकल के आता है? पेट्रोलियम से। कहाँ यूज़ किया जाता है? मोटर में फ्यूल के तरीके से यूज़ किया जाता है। एविएशन में फ्यूल के तरीके से यूज़ किया जाता है। फिर है केरोसिन। केरोसिन भी पेट्रोलियम से निकल के आता है। यूज़ कहाँ कहाँ होता है? स्टोव में, लैंप में, जेट एयरक्राफ्ट में। फोर्थ कंस्टिट्यूएंट है डीजल। डीजल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए। जनरेटर्स में भी डीजल डाला जाता है। फिर फिफ्थ कंस्टिट्यूएंट है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं ल्यूब्रिकेशन के लिए। ग्रीस वगैरह जो होता है हम अपने इंजन्स में डालते हैं स्मूथनेस के लिए, वो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल भी पेट्रोलियम से मिलता है हमें। फिर है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इसके कैंडल्स बनते हैं, वैसलीन बनते हैं, ऑइंटमेंट्स बनते हैं, मरहम। फिर आपका 7 है बिटुमेन। बिटुमेन भी निकल के आता है पेट्रोलियम से, हमने पहले देख लिया। बिटुमेन का इस्तेमाल किस लिए यूज़ करते थे? रोड मेटलिंग के लिए। रोड को कवर करने के लिए बिटुमेन का इस्तेमाल होता है और बिटुमेन का इस्तेमाल पेंट्स में भी किया जाता है। ये जो यूजेस हैं और ये जो प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम के, इनको माइंड में रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना हमें वो है नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्यूल है। नेचुरल गैस कहाँ से मिलता है हमें? जहाँ से पेट्रोलियम हम निकालते हैं उसी एरिया से हमें नेचुरल गैस भी मिल जाता है।
नेचुरल गैस का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि उसको हम पाइप के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो गैस है तो उसको पाइप के थ्रू आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेचुरल गैस को कैसे रखते हैं? नेचुरल गैस को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के अंडर रखते हैं स्टोर करके, और वो गैस बनती है हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीएनजी। फुल फॉर्म ध्यान रखना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम कहते हैं सीएनजी। ठीक है, ये नेचुरल गैस को हाई प्रेशर के अंदर रखा जाता है। ये सीएनजी का यूज़ कहाँ करते हैं हम? सीएनजी का यूज़ होता है पावर जनरेशन के लिए, बहुत जगहों पे पावर जनरेशन के लिए सीएनजी का यूज़ होता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल व्हीकल्स में किया जा रहा है। आपको पता है पॉल्यूशन कितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल को हटाकर सीएनजी पर इफेक्ट दिया जा रहा है, क्योंकि सीएनजी एक क्लीनर फ्यूल है, एक साफ़ फ्यूल है जिसको जलाने पर इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो सीएनजी का इस्तेमाल व्हीकल फ्यूल के तरीके से भी होता है। इसके अलावा सीएनजी का इस्तेमाल, जो नेचुरल गैस है उसका यूज़ फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने के लिए भी करते हैं। इंडिया में जो पाइपलाइन बिछी हुई है सीएनजी गैस की, वो हैं कुछ वडोदरा गुजरात में, वडोदरा एक जगह है गुजरात में, वडोदरा गुजरात में कुछ सीएनजी की पाइपलाइंस हैं, और दिल्ली के एरियाज़ में पाइपलाइंस हैं सीएनजी की बिछी हुई। क्लियर है इतना? आगे देखेंगे। हाइड्रोजन गैस जो है ये एक नेचुरल गैस से ऑब्टेन की हुई गैस है। इसका इस्तेमाल करते हैं हम प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र्स में। क्वेश्चन बन सकता है फर्टिलाइज़र्स या यूरिया की प्रोडक्शन में कौन सी गैस यूज़ होती है? हाइड्रोजन गैस यूज़ होती है। इंडिया में जो नेचुरल गैस पाया जाता है वो किस किस जगह पर पाया जाता है? त्रिपुरा में। इंडिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेचुरल गैस मौजूद है। कहाँ कहाँ? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा पर। यहाँ तक क्लियर है आपका पॉइंट? नेक्स्ट हमारा है जो हार्म्स होते हैं हमें नेचुरल गैसेस से या पेट्रोलियम कोल जो है उनसे नुकसान क्या? हमें सबसे पहला नुकसान ये है कि वो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स हैं। अगर हम उनको यूज़ करते जाएंगे तो क्या होगा? ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हमको बहुत समझदारी से उनका यूज़ करना है। वी शुड यूज़ देम वाइजली। हमें बहुत समझदारी से उनका यूज़ करना है कि वो जल्दी से ख़त्म ना हो जाए। जो नुकसान है इनका ये है कि ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। जो पेट्रोलियम, कोल, डीजल ये सब जो है ना, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से अर्थ को नुकसान हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे अर्थ का। तो इनको कम अमाउंट में यूज़ करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसका इस्तेमाल तभी करें जब हमें बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत हो, जिससे हम उन्हें एग्जॉस्ट होने से भी बचा सकते हैं और हम अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट होने से भी बचा सकते हैं। अब आपको पीसीआरए के कुछ रूल्स बताए जाएंगे। पीसीआरए क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है। पीसीआरए का फुल फॉर्म है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ध्यान रखना है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? पीसीआरए हमें सजेशन देता है, कुछ रूल्स बताता है कि आप किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हो इन फ्यूल्स के नुकसान से। कहता है कि हमें जब हम ड्राइव कर रहे हों तो हम अपनी ड्राइविंग कांस्टेंट स्पीड पे करें। ये नहीं कि बहुत धीरे गाड़ी चला रहे हैं, धीरे 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 फालतू का डीजल पेट्रोल जलाते रहे हैं, नुकसान होगा हमारे इन्वायरमेंट को। तो हमें ड्राइव कांस्टेंट स्पीड पे करनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहुत ज़्यादा धीरे। जब हम किसी ट्रैफिक लाइट के सामने जाएं तो हमें अपने इंजन्स के, गाड़ियों के इंजन्स को बंद कर देना चाहिए ताकि वहाँ पे फ्यूल का डिस्ट्रक्शन ना हो। हमें अपने व्हीकल्स के टायर प्रेशर को सही रखना चाहिए और व्हीकल्स का रेगुलर मेंटेनेंस कराना चाहिए, उनकी मरम्मत कराती रहनी चाहिए। ये नहीं कि 15-20 साल की गाड़ी आप कभी चेक भी मत कराओ, धुआं उससे निकलता जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बस यही था हमारे चैप्टर का एंड। क्लियर है यहाँ? कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछना बिना किसी झिझक के। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF मिलेंगे। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।